जो इड़मा की बात है, इड़मा हमारे साथ में बैठने वाला है। ताश के पत्ते जब हम खेलते हैं, एक कहावत है कि तुरुप का इक्का हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। 1999 से 2002 तक मैं उसके बॉडीगार्ड था। उसके बाद मैं गढ़चिरौली आ गया। जानकार आदमी जो पार्टी को खड़ा किया, चलाया, वैसे आदमी अगर आज सरेंडर होता है तो ये बहुत प्रभाव तो पड़ेगा देश में। हाँ, थोड़ा बहुत पर्सनल बातें होनी चाहिए, इससे बातें दिलचस्प होती हैं। कितना कितना मुश्किल है ये। कल तक आप इस संविधान के विरोध में थे, आज उसके समर्थन में हैं, या कितना आसान है? और आसान है तो क्यों है? यानी आप मानते हैं शादी का रोल है कि एक बार हथियार छुड़ाने में शादी एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ है है। ना? अभी फोर्सेस का जो हमला है उसमें बहुत कैजुअलिटीज है ना, बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार कह रही 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। आपकी प्रतिक्रिया? भूपति उर्फ संजू दादा उर्फ अभय 15 साल से जिसने नक्सलियों के पर्चे लिखे, जिसने नक्सलवाद की जड़ों को जगह जगह तक पहुंचाया, उसने सरेंडर कर दिया है। करोड़ों का इनामी नक्सली न केवल खुद सरेंडर किया बल्कि 60 नक्सलियों को और भी सरेंडर कराया है। मेरे साथ जो शख्सियत है, आप सोच रहे होंगे कि भूपति से इनका क्या संबंध है। ताश के पत्ते जब हम खेलते हैं, एक कहावत है कि तुरुप का इक्का हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो मेरे साथ शख्स हैं, ये हैं गिरधर, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रहे हैं, भूपति के साथ साए की तरह चले हैं और इस आत्मसमर्पण में इन्होंने तुरुप के इक्के की भूमिका निभाई है। तो गिरधर जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया, कल तक जिनके पीछे आप पड़े थे सुरक्षा बल के जवानों के, अब वो चारों तरफ आपकी सुरक्षा करते हैं, क्या कहेंगे इसमें? अब तो जो है वो यहाँ आने के बाद तो सरकार को ही सुरक्षा देना पड़ता है और बचाना पड़ता है, उसको सुविधाएं देना पड़ता है। उसको अब तक जो घर दर पूरे कुछ भी नहीं है, वो सब खड़ा करने के लिए सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग तो देना ही पड़ता है। वो सब चल रही है। हाँ, मज़ा आ रहा है इधर? हाँ, सही लग रहा है? हाँ, सही लग रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है या नॉर्मल अच्छा लग रहा है या ठीक ठाक? नहीं, अंदर से तो यहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ, शानदार। अच्छा, आपका और भूपति का नाता क्या था, ज़रा आप बताइए। क्योंकि मैं उसके 1999 से 2002 तक मैं उसके बॉडीगार्ड था। उसके बाद मैं गढ़चिरौली आ गया। वो गढ़चिरौली को लीड करता था, इसलिए हम संबंध बहुत करीब ही रहता था। हमेशा मिलना जुलना, बात करना, ये तो चलता था हमारा दोनों का आने तक भी। हाँ, तो भूपति के सरेंडर में क्या आपने भूमिका निभाई, कैसे आपने अहम किरदार निभाया? आप जब यहाँ पर सरेंडर किए उसकी क्या कहानी थी, दोनों चीज़ जानना चाहूँगा। खुद स्टेटमेंट जारी किया, सबसे बात हुआ, चर्चा की और 61 लोगों को साथ में लेके वो हथियार सहित सरेंडर किए हैं। मैं मेरे हिसाब से आया और मैं सरेंडर किया देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के साहब के सामने। और मैं यहाँ करीब मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो रहे। हाँ, तो गढ़चिरौली में ही तो भूपति रहते थे या कहीं और रहते थे? नहीं, वो माड़ में रहता था, गढ़चिरौली में भी रहता था, माड़ में भी रहता था। कहीं एक ठिकाना नहीं है उनके लिए, वो भी घूमते रहता था। हाँ। अच्छा, तो आप जब गढ़चिरौली में आए तो यहीं के होकर रह गए? हाँ, यही के होके रहेंगे। तो जब वो आते होंगे तब आपकी सुविधा, ये देखना, सुरक्षा, ये सब काम था? हाँ, वो क्योंकि बड़े कैडर है इसलिए सीसी मेंबर आने से उनका सुरक्षा, खाने पीने का, मीटिंग का अरेंजमेंट करना, ये सब हम देखते थे। भूपति का सरेंडर करना, इसे आप कैसे देखते हैं? ज़रा उसका नक्सल कैडर में ओहदा बताइएगा, उसका रुतबा बताइएगा, कितना महत्वपूर्ण था ये सरेंडर और अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत महत्वपूर्ण सरेंडर है क्योंकि पूरे देश लेवल के एक माओवादी पार्टी में एक अच्छा आइडियोलॉजी और अच्छे जानकार आदमी जो पार्टी को खड़ा किया, चलाया, वैसे आदमी अगर आज सरेंडर होता है तो ये बहुत प्रभाव तो पड़ेगा देश में। क्यों कर दिया भूपति ने सरेंडर, आपको क्या लगता है? वो हम और नुकसान को नहीं सहेंगे। अब जितने भी कैडर है उसको बचाएंगे हम, इसलिए सरेंडर करेंगे, हथियार के साथ सरेंडर करेंगे और जो भी संविधान है उसके तहत हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। कितना मुश्किल है ये। कल तक आप इस संविधान के विरोध में थे, आज उसके समर्थन में हैं, या कितना आसान है? और आसान है तो क्यों है? मतलब हम सरेंडर हो गए, कल तक एक दूसरे को मारे, आज आके हम गले मिलाए, आसान नहीं। क्योंकि सरेंडर पॉलिसी ऐसा है कि
वो एक बार सरेंडर होने के बाद आपके ऊपर जितने भी चार्जेस है, जितने भी गुने हैं, वो माफ़ होता है। उसके बाद कुछ नहीं रहता है। आप फिर बाद में यहाँ संविधान के तहत आप आंदोलन कर सकते, जनता के जो भी समस्या है उसको लेके लड़ सकते, संघर्ष कर सकते, अर्ज कर सकते, कुछ भी कर सकते। कभी पछतावा नहीं होता कि कल तक हमने खून की नदियां बहाईं और अब जो है भले ही ये तो सरकार का बड़प्पन है कि समाहित कर लिया मुख्य धारा में, लेकिन कभी अंदर से ग्लानि होती है या जो किया ये लगता है कि ज़िंदगी का मुख्य हिस्सा जंगलों में बिता दिया, व्यर्थ रहा। वो तो कभी कभी मन में आता है, लेकिन वो सब चीज़ें अभी सोचने से कोई काम का नहीं है। वो सब अब छोड़ दिए हम और नए सिरे से सोचने लगे और अपना ज़िंदगी को कैसे सुधारें। अच्छा, एक चीज़ अब ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हिडमा के बिना बात नक्सलवाद की अधूरी है। हिडमा से कभी मेल मुलाकात और छत्तीसगढ़ बस्तर में आपका कभी जाना हुआ, क्या कुछ वहाँ गए तो क्या कुछ किए? जो इड़मा की बात है, इड़मा हमारे साथ में बैठने वाला है, क्योंकि वो भी एजेड से है, हम भी एजेड, एक साथ बैठने वाले हैं हम। तो उनके प्रोफेशनल मतलब उनके सक्सेसफुल क्या है, वो बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। उनके पास बहुत फोर्स है, स्ट्रेंथ और अच्छे फाइटर्स है, इसलिए वो कुछ घटनाओं में उसने भी सक्सेसफुल घटनाएं किया है, इसलिए वो बहुत हाईलाइट भी हुआ है। कहाँ आप लोग साथ में बैठे तफरी किए कि लो हिडमा भाई चाय पीते हैं, कुछ ऐसा हुआ माहौल? एक आध दो मीटिंग में बैठे थे हाँ। माड़ में ही, हम माड़ में ही, अबूझ मार, अबूझ माड़, तो यानी बस्तर गए थे आप? बस्तर गए थे। हाँ, तो क्या बातचीत हुई, क्या बातचीत होती थी हिडमा से, उसकी सोच कैसी है, उसका व्यवहार? हिडमा से पर्सनल बात कुछ नहीं होता था, जो DKSZC के मीटिंग रहता था उसमें जो चर्चा होता था वही। इतना काम धाम की ही क्या पड़ी रहती थी जंगल में? पर्सनल कभी लाइफ के बारे में चर्चा नहीं होती थी कि भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, कभी तुम छोड़ रहे हो? वो साउथ बस्तर लीड करता है बटालियन को, मैं गढ़चिरौली को करता हूँ, पूरे दंडकारण्य मतलब बहुत 6-7 डिस्ट्रिक्ट आता है इसमें। तो इतने सारे हमारे जो बात रखनी थी वो हम रखते थे, फिर आते थे अपना पर्सनल काम भिड़ते थे। मीटिंग मतलब उसमें डूबे रहना पड़ता है, इसलिए पर्सनल बात करना उतना नहीं होता। बड़े बड़े नक्सली लीडर किनसे आप मिले, उनकी बैठकों में आपने शिरकत की? सोनू दादा और वो अभी राजू दादा और कोसा दादा जो एनकाउंटर में मर गए ना, और उनसे तो मैं कभी कभी मिलता था। कभी बसो राजू? और राजू से एक आध बार मुलाकात हुआ था बस, लेकिन हम बात नहीं किए। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि अब नक्सलवाद बिल्कुल सिकुड़ रहा है और अपने अंतिम समय की तरफ आ गया? अभी फोर्सेस का जो हमला है, जो कगार हमला बोल रहे हैं या तो फिर और नाम दे के हमला चला रहा है, उसमें बहुत कैजुअलिटीज है ना, बहुत नुकसान हो रहा है। इसके वजह से अभी कभी इसका हाथ ऊपर रहता है, कभी उसका हाथ ऊपर रहता है। अब फोर्सेस का हाथ ऊपर है, पार्टी के पास में अब हथियार भी कम है, कारतूस भी कम है, लड़ भी नहीं पा रहा है, रिक्रूट भी नहीं हो रहा है, जनता से संपर्क भी टूट गया, अपने आप को बचाने में लगे हैं, तो इसी वजह से कमज़ोर तो हो। सरकार कह रही 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, आपकी प्रतिक्रिया? अगर इस तरह देखने से जहाँ सरेंडर हो रहा है वहाँ तो होगा, जैसे अमित शाह बोला, साहब ने जैसे बोला वैसा, लेकिन जहाँ जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम संघर्ष को जारी रखेंगे बोल रहे, वहाँ पे तो तुरंत ही ख़त्म करना या तो समाप्त होना हम कह नहीं सकते जल्दी होगा करके। आप 31 मार्च से इत्तेफाक नहीं रखते? हो। क्यों? लेकिन खुद अगर सरेंडर होने के लिए आएंगे उस जगह तो साफ ही हो जाएगा। ऐसी क्या चुनौतियाँ, क्या मुश्किलें हैं कि 31 मार्च की डेडलाइन आपको नहीं लग रहा कि संभव? मतलब कोई ना कोई जब देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं बोला अपन और 2 साल भी सतर्क रहना पड़ेगा, कई बाई चांस कोई बच गया, उसने कुछ इंसिडेंट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो उस हिसाब से कोई रह सकता है। सरेंडर पॉलिसी कैसी लगी आपको, क्या क्या सुविधाएं मिली और नौकरी वोकरी का क्या स्टेटस? सरेंडर पॉलिसी यहाँ देखो, यहाँ पे सरेंडर होने के बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं है, और यहाँ पे प्लाट भी दिखा देते हैं, उनके जो बेनिफिट्स है वो भी दे देते हैं पूरे के पूरे, उससे घर बना सकते हैं आप और अपना परिवार सुधार सकते हैं, कोई जो रोज़गार धंधा भी कर सकते हैं। आजकल यहाँ तो ये कौन सारी लॉयड मेटल कंपनी है ना, वहाँ से पे सब लोगों को रोज़गार लगा दिए,
बस लेने आते हैं सुबह और लेके जाती है और शाम को लाके देती है। सब सरेंडर जितने भी है सब सुविधाएं हैं, उनको आपको क्या संदेश रहेगा जो अभी भी नक्सली हथियार थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं और लड़ने के मूड में हैं? वो सब लोग आना चाहिए। मैं कहता हूँ सब लोगों को हथियार छोड़ के मतलब हथियार के साथ भी आने दो, हथियार के साथ ही आने दो। वहाँ किसके हाथ में दे के आएंगे? अभी जैसे आए वैसे सब लोग आना चाहिए। और कौन खून खराबा नहीं चाहता मैं भी, क्योंकि आने के बाद अपने ज़िंदगी को सुधारना चाहिए। और अगर कुछ करना ही है तो फिर संविधान के तहत आधिकारिक रूप से। हाँ, थोड़ा बहुत पर्सनल बातें होनी चाहिए, इससे बातें दिलचस्प होती हैं। आपने शादी अंदर की थी या बाहर की थी या नहीं की थी? क्या शादी का क्या स्टेटस है? मैं शादी उधर ही किया था पार्टी में। हाँ, फिर हम दोनों भी साथ में आए। साथ में सरेंडर? हाँ हाँ, अभी कैसा चल रहा है? अभी ठीक है, हम दोनों साथ में हैं। हाँ साथ में है? हाँ हाँ, खुश हैं? खुश है। हाँ, कई लोग कमेंट में गरियाएंगे कि क्या नादानी वाले क्वेश्चन ये करता है। भाई नादानी वाले क्वेश्चन, इंसान नादान ही है, इंसान है। अब इनसे शादी ब्याह की बात ना करूं तो आप कैसे चलेंगे? पूरी दुनिया क्यों उसके इर्द गिर्द रहती है घर बसाने के पीछे? तो ये करने का मंतव्य ये रहता है कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो है अपने साथी के साथ बाहर आकर किस तरीके से अच्छा रहना भी कहीं ना कहीं सरेंडर में भूमिका होती रहती कि नहीं रहती है? हाँ? रहती है। रहती है ना? हाँ हाँ, क्या रहती है, जरा समझाइए कि शादी का कितना बड़ा किरदार होता है कि बाहर आकर हम अच्छे से रह पाए। ना शादी मतलब देखो उसमें अपना एक अब पहले अकेले थे, अब शादी करने के बाद दो हो गए और बाल बच्चे हो गए। एक घर परिवार, माँ बाप, उस सबको पालना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है। अगर आप किसान है तो फिर उनके लिए ज़मीन को सुधारना पड़ता है। और बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में उसको डालना पड़ता है। बहुत सारे हैं। यानी आप मानते हैं शादी का रोल है कि एक बार हथियार छुड़ाने में शादी एक जो है महत्वपूर्ण चीज़ है ना? अच्छा एक चीज़ बताइए, अपनी पर्सनल ज़िंदगी बताइए, कब आप पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, फिर उसके बाद आपका नक्सलियों में कैसे गतिविधियों में सक्रियता हुई, ट्रेनिंग ली, कहाँ कहाँ आप रहे? मैं ऐसे ही पार्टी में, हमारे गांव में पार्टी आता था, दलम आता था तो हम जाते थे। कहाँ पैदा हुए थे आप? मेरा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट और एटापल्ली तालुका, उसमें मेरा गांव आता है कुंडुम करके, छोटा सा गांव है, वहाँ पैदा हुआ। वैसे मैं 15 साल में मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। और उसके बाद मैं ज़्यादा समय मिलिट्री में काम किया हूँ 2015 तक। उसमें फिर मेरा प्रमोशन हो गया डी के एजेंसी करके। फिर मैं गढ़चिरौली का डिवीज़न सचिव भी बना और अभी 2024 में मैं सरेंडर किया। किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं में आपका किरदार रहा, भूमिका रही? मैं ऐसे तो यहाँ गढ़चिरौली में मरकानार एक घटना है, 15 जवान मर गए थे उसमें। और लहरी में 16 लोग मर गए थे। और हत्ती गोटा करके है, वहाँ पे 16 लोग मर गए थे। और कुछ घटना, बहुत सारी घटनाओं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी घटनाएं। अच्छा तो आप क्या करते थे उसमें? लीड करते थे, बैकअप देते थे? मैं कंपनी कमांडर था, इसलिए जो भी मेरे ऊपर भी इंचार्ज बाकी लोग रहते थे, लेकिन कंपनी कमांडर के नाते मैं 2 प्लाटून को आदेश देता था, चलाता था, मैनवरिंग करता था। वो कैसे? कौन सी बंदूक थी आपके पास? मेरे पास AK-47 था। AK-47। हाँ हाँ हाँ। अंदर की आपकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा खाई जाती है, सबसे ज़्यादा बुरी याद है आपकी जंगल की? अंदर मतलब जब परिस्थिति ठीक था तो ठीक था, अभी तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। खाना मिलना या घूमना सोना, ये फोर्सेस कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या होगा, ये सब। आपकी सबसे बुरी याद कौन सी है? नक्सल जब विचार से आप जुड़े हुए थे, नक्सल विचारधारा के इर्द गिर्द थे, कभी आप फंस गए हों, कभी जान का खतरा? हाँ, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट जो हिला दे? ऐसा तो फंस गए भाई, उतना ज़्यादा फंसा नहीं। आज के डेट में जो घेराव करके पूरे खोजबीन हमला करते हैं ना, वैसा मेरे ऊपर कभी नहीं हुआ। जस्ट आमने सामने हुआ, चले गए। 10-20 तो भी है मेरे ऊपर फायरिंग हुआ, लेकिन चले गए हम, बस उतना। कोई बुरी याद जो मैंने फिर से पूछा? नहीं। सब आपका अंदर भी चंगा था? हाँ हाँ। तो फिर एकदम से कैसे आने का सूझ गया? वो परिस्थिति आदमी को मजबूर कर देती है कि आप पहले एक सोचे से समझ नहीं पाए, लेकिन आप समझने लगे, स्टडी करने लगे, आगे क्या होगा, आगे कैसा रहेगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, अपन तय करना। फिर वक्त कम है, गिरधर से और बात होती, लेकिन
इनकी अभी जो है सुरक्षा में इनको रखा जाता है। इन जवानों को भी एक बार दिखा दीजिए अखिलेश, इनके भी शौर्य साहस को नमन है, क्योंकि कल तक जो इनके विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहे थे, आज ये उनके साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि देश के संविधान की बात है, इनकी सरकार की कमिटमेंट की बात है, इनके वर्दी में जो ऑर्डर दिया गया है उसके सम्मान की बात है। तो इनको भी सैल्यूट है। गिरधर तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। जब से उन्होंने सरेंडर किया है तब से जो गढ़चिरौली उसमें नक्सलवाद के खात्मे की बिल्कुल जो है अंतिम समय आ गया है। नक्सलियों में होड़ सी मच गई है हथियार छोड़ने की। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर दीजिएगा। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर 31 मार्च 2026 को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मौज मस्ती मजाक तमाम चीज़ों के साथ बातचीत होती रहनी चाहिए और सवाल भी ज़रूरी ले लेने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।